सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। हमारा परिवार बहुत खुशहाल परिवार था। वैसे तो मेरी सास, 2 बहनें थीं और 1 भाई था। उनका पूरा घर खुशहाल था। मेरे नाना ससुर ने मेरी सास दोनों बहनों की शादी कर दी, लेकिन वे दोनों बहनें एक ही घर में गईं और देवरानी जेठानी बन गई। मेरे चाचा ससुर की नौकरी बाहर विदेश में लग गई और वह मेरी चाची सास को लेकर बाहर विदेश चले गए और मेरी सास यहीं अपने देश में, अपने शहर में रह गई। मेरी सास के भी 3 बच्चे हुए, पर उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। वहीं पर मेरी चाची सास के कोई औलाद नहीं हुई। मेरी सास अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। इसी खुशी में उन्होंने अपनी बेटी अपनी बहन को तोहफे में दे दिया और वे मेरी ननद को लेकर विदेश चली गईं और उन्होंने अपने दोनों बेटे की ही शादी कर दी। और मेरी ननद भाइयों से काफ़ी छोटी थी और वो मेरे चाची सास के पास रहती थी। आज सुबह से ही घर में बड़ी चहल पहल थी। मेरी सास बहुत खुश थी, बार बार मुझे समझा रही थी कि मैं घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखूं, क्योंकि आज पूरे 12 साल के बाद मेरी 15 साल की ननद घर में वापस आ रही थी। असल में मेरी सास की इकलौती बेटी उनकी बहन के पास रहती थी। मेरी सास की छोटी बहन बे औलाद थी। शादी के कई सालों के बाद भी जब उनके बच्चे नहीं हुए तो मेरी सास ने अपनी छोटी बहन को अपनी लाडली बेटी जो एक तरह से तोहफे में दे दी थी। बेटी अपनी छोटी बहन के गोद में डालते हुए मेरी सास को परेशानी तो बहुत हुई थी, लेकिन अपनी बहन को दुखी नहीं देखना चाहती थी। छोटी चाची यानी मेरी सास की छोटी बहन ने मेरी ननद की बहुत अच्छी परवरिश शुरू कर दी थी और फिर कुछ ही दिन बीते थे कि भगवान ने कृपा की, मेरी चाची सास की गोद भी भर दी गई। यहाँ तक कि उनके अब 4 बेटे हो गए। मौसी सास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिरकार सालों के बाद उन्हें औलाद की खुशी मिली थी। उससे ज़्यादा खुशी वाली बात और क्या हो सकती थी। मौसी सास के गोद में बेटे आते ही मेरी सास को कह दिया कि वह उनकी बेटी वापस कर देगी, क्योंकि सास भी अपनी बेटी के बगैर नाखुश रहती थी। उन्हें अपनी बेटी की बहुत याद आती थी, क्योंकि मेरी सास की वह इकलौती बेटी थी। मैं हमेशा देखती थी कि मेरी सास अपनी छोटी बेटी के बगैर परेशान रहा करती थी। इसलिए एक दिन उन्होंने चाची सास से अपनी बेटी को मांग लिया। चाची सास ने भी कह दिया कि मैं तुमको अपनी बेटी वापस कर देती हूँ, हाँ, मगर मैं उससे मिलने ज़रूर आया करूँगी। चाची ने अपना वीज़ा निकलवाया और वह हिंदुस्तान मेरी ननद को लेकर घर आ पहुँची थी। तब ही सास ने कहा कि मेरी बेटी पूरे 15 साल के बाद इस घर में आ रही है। तुम घर को अच्छी तरह से सजा कर और चमका कर रखो। मैं भी अपनी सास की पूरी बात मान रही थी। हर जगह कोई कमी नहीं छोड़ी और उसकी पसंद के खाने भी तैयार कर दिए। शाम के 6 बजे दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। शायद चाची सास को आने में बहुत देर लग गई थी। उस वक्त मेरी सास आरती कर रही थी और दिए जला रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला। मेरी नज़र चाची सास पर पड़ी और उनके बगल में एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। मैंने अपने चाची सास के पाँव छुए और उनसे आशीर्वाद लिया और खूबसूरत चाँद जैसे चेहरे वाली वह लड़की पर नज़र पड़ी। उस लड़की को देखकर कोई भी उसके हुस्न का दीवाना हो जाता। चाची सास की आंखों में हल्की सी नमी थी, जैसे वो बहुत परेशान हो। वापस जाने के लिए मुड़ी तो मैंने हाथ थाम लिया। चाची सास, कहाँ जा रही हो? ज़रा देर तो हमारे घर भी रुक जाओ। अपनी बेटी को विदा करते ही इतनी जल्दी क्या है तुम्हें जाने की? चाची सास भी अपनी बेटी के साथ अंदर आ गईं। जो ही कुसुम अपनी माँ से मिली, दोनों माँ बेटियाँ काफ़ी देर गले लगकर रो रही थीं। चाची सास जानती थी कि हकीकत में माँ का प्यार ही और होता है। मैं चाची सास को अकेले में ले जाकर एक बात कही, जिस पर चाची सास का रंग फीका पड़ गया। मैंने उनसे कहा कि जब आप इस बेटी से इतना प्यार करती हो तो मेरी सास को वापस क्यों कर रही हो? अगर आपको ऐसे ही खूबसूरत बहू चाहिए तो मेरी एक छोटी बहन है, आप उसका रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लो और मेरी छोटी बहन को अपने घर की बहू बना लो। बिल्कुल कुसुम की तरह खूबसूरत है। मैं समझी थी कि शायद मौसी सास को इस बात पर खुशी होगी, लेकिन वह हक्की बक्की रह गई थी। नहीं नहीं बेटी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। वैसे तो मेरी मौसी सास की बात मुझे बहुत बुरी लगी थी। भगवान न जाने ऐसा क्या राज था कि वो मेरी बहन से रिश्ता नहीं करना चाहती थी, जबकि उनके पास 3 बेटे थे। और ये बात सुनते ही उनके चेहरे पर डर की जो लहर मैंने देखी थी, उससे साफ पता चल रहा था कि मौसी बहुत घबरा गई। थोड़ी देर के बाद मौसी ने अपनी बेटी से जाने के वक्त गले लगकर रोने लगी। घर से चली गई। उनके घर से जाने के बाद से कुसुम भी परेशान थी, लेकिन अब जबकि वह अपनी जन्म देने वाली माँ के पास आ गई थी, जो उसे यहीं पर रहना था, मेरी सास ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा था और बोली, जाओ बहू, हमारे लिए चाय बनाकर लाओ। आज बहुत सालों के बाद मेरी बेटी घर आई है। नहीं माँ, अब तो खाने का टाइम हो रहा है, इसलिए हम सब मिलकर खाना खाते हैं। नहीं,
जो कहा है वही करो। मेरी सास जैसे मुझे वहाँ से ज़बरदस्ती बाहर भेजना चाहती थी। मैं समझ गई और चाय बनाने के लिए बहाने से किचन में आ गई। हमारा किचन डाइनिंग रूम से बहुत दूर था, इसलिए मुझे कोई भी आवाज़ सही से सुनाई नहीं दे रही थी। मेरी सास और मेरी ननद ड्राइंग रूम के पास ही मौजूद रूम में बैठी थीं। ये दोनों कमरे के एक बड़े हॉल में थे। खैर थोड़ी देर के बाद जब मैं चाय लेकर कमरे में दाखिल हुई जहाँ मेरी ननद बैठी थी, मुझे देखते ही मेरी सास और ननद यूं चुप हो गए जैसे कि उन्हें सांप सूंघ गया हो। मैं बहुत हैरान थी, आखिर ऐसी कौन सी राज वाली बात हो रही थी जिन्हें ये मुझसे छुपाना चाह रही हैं। फिलहाल मैं दोनों को चाय दी तो मैं अपने कमरे से बाहर जाने लगी थी कि सास ने मुझे रोक दिया। बेटी, बात सुनो। जी मम्मी। उन दोनों को मैंने गहरी नज़रों से देखा। वह भी बहुत घबराई सी नज़र आ रही थी, मुझ पर नज़र टिकाए बैठी थी। तब मेरी सास मीठे शब्दों में बोली, बेटी बात सुनो, कुसुम को तुम बहुत पसंद आई हो। तुम तो जानती हो ना, ये शुरू से मेरे साथ नहीं रही, इसलिए उसे मुझसे कोई खास लगाव नहीं है। जब से उसने तुम्हें देखा है तुम्हारी तारीफ किए जा रही है। तुम ऐसा करो, अपनी ननद को अपने कमरे में ले जाओ। अब से ये वहीं सोएगी। जब तक राहुल घर नहीं आता तब तक मैं उसे अपने साथ में अपने कमरे में रखूंगी। मेरी सास ने मेरे पति का नाम लेते हुए कहा, राहुल इन दिनों अपने किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर रहा करते थे, रात को कम ही घर पर आते थे। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं कुसुम को अपने कमरे में ले जाऊंगी। मैंने कह तो दिया था, लेकिन मुझे बहुत हैरानी हो रही थी कि कोई बेटी अपनी माँ से ज़्यादा अपनी भाभी को कैसे पसंद कर सकती थी, और वह भी जब उसने भाभी को पहली बार ही देखा हो। मैं तो अपने घर के कामों में बिजी हो गई थी। दिन भर घर के काम करने के बाद रात को थक हार कर अपने कमरे में पहुंची तो देखा कुसुम पहले से बिस्तर पर गहरी नींद सो रही थी। जैसे लग रहा था कि वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। वह सोई नहीं बल्कि कब से जाग रही थी। मैंने जाते ही उसे प्यार से पूछा तो वह लपक कर मेरे पास आकर बैठ गई। भाभी, आपको पता है, आप मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। मेरी ननद ने अजीब से शब्दों में कहा, ठीक है कुसुम, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपनी भाभी से बहुत लगाव है। मैंने थोड़े रूखे शब्दों में कहा था, लेकिन कुसुम ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। यूँ लगता था जैसे उसे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं उसके साथ कैसा व्यवहार रखूं। थोड़ी देर में मुझसे बातें करती रही, फिर मैंने नींद का बहाना कर दिया। मैं वाकई में बहुत थक चुकी थी और सोना चाहती थी, जबकि मेरी ननद अपने बिस्तर पर चली गई और मैं सोने के लिए आंखें मूंदी अभी लेटी ही थी कि वह दोबारा छलांग लगाकर मेरे बिस्तर पर आ गई। मेरी आंख खुली, मैंने बड़ी गुस्से से उसे देखा। उसकी आंखों में बड़ी चमक थी। बोली, भाभी एक बात तो मैं भूल ही गई थी, आप बहुत खूबसूरत हैं, कहीं आपको नज़र न लग जाए। मैं उसकी बात सुनकर चिढ़ सी गई। अच्छा, तो फिर तुम बचा लो मुझे नज़र लगने से। हाँ बचा लूँगी। ये देखिए, उसने एक घोड़े की नाल की ताबीज़ मेरे आंखों के सामने लहराते हुए कहा, उस ताबीज़ को बांधने के बाद आपको नज़र नहीं लगेगी। लीजिए अपना हाथ आगे कीजिए, मैं आपकी कलाई पर उसे बांध देती हूँ। मेरी ननद ने कहा। मजबूरन मैंने अपना हाथ आगे कर दिया। जानती थी उसके बगैर ये मेरी जान नहीं छोड़ेगी। ताबीज़ बांधने के बाद उसने मुझे कहा, ये ताबीज़ तुम कभी मत उतारना, बहुत कीमती है, उसके होते हुए नज़र नहीं लगती। इंसान बुरी आफत से बचा रहता है। मैं ऐसे फालतू के टोटके पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखती थी, तो ननद से मैंने कोई बात नहीं की। वह बिस्तर पर जाकर सो गई। मुझे भी नींद आ गई। सुबह मैं उठी तो मेरी ननद कमरे में नहीं थी। मैं नहा धोकर ड्राइंग रूम तक पहुंची। वहां जाकर देखा तो सास और ननद सर जुड़ाए बैठी आपस में बातें कर रही थी। मुझे देखते ही जल्दी चुप हो गई। मैं हैरान थी, मुझे बेटी और भाभी कहने वाली ये दो औरतें मुझे अपना समझती ही नहीं थी। हर वक्त कोई ना कोई राजदारी की बातें करती रहती थी, मुझे ना बताती। खैर मैं चुप हो गई। मैं जानती थी टाइम के साथ साथ हर राज खुद ब खुद खुल जाया करता है। थोड़ी देर बीते थे कि नाश्ता सबके लिए लगा दिया। मेरी खूबसूरत बहन भी मुझसे मिलने और मेरी ननद से मिलने के लिए आई थी, जिसके बारे में मैंने मौसी से बात किया था। आज सुबह सुबह ही उन लोगों ने घर में डेरा जमा दिया था। सबके लिए नाश्ता लगाने के बाद मैं भी मेज़ पर बैठ गई। मेरी ननद, मेरी सास और बाकी सब लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने देखा वे सब लोग मेरे हाथ की तरफ देख रहे थे जिस पर ताबीज़ बंधा हुआ था। उस टाइम ये बात मुझे समझ नहीं आई, लेकिन बाद में ऐसा लगा जैसे सब लोग इस ताबीज़ को ही देख रहे हों। किसी ने मुझसे कोई बात नहीं की, लेकिन अजीब सी निगाहों से मुझे देखा तो मैंने परेशान होने लगी। फ़िलहाल मैं अपने कमरे में आ गई थी। राहुल ने मुझे मैसेज करके बताया कि वे आज रात को घर आ रहे हैं। राहुल के आने के सुनकर मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरी सास मुझे कामों में लगाकर बहुत ज़्यादा थका देती थी।
मैं अपने पति के सामने तैयार होकर भी ना जा सकूं? उनकी सेवा की वजह से मैं चुप रहती थी। मेरी ननद मेरे सामने ही सो रही थी। तब अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं तो अभी तक अपनी तैयारी भी नहीं की। राहुल की पसंदीदा चूड़ियाँ भी पहनी और फिर अपने बाल वगैरह खोलकर अच्छी तरह तैयार हो गई। चूड़ियों के बीच में वह ताबीज़ फंस रहा था और वह कुछ अजीब सा भी लग रहा था। मैंने सोचा उसे निकाल देती हूँ। मैंने बड़ी आराम से वह धागा अपनी कलाई से निकाल दिया था, यहाँ तक कि वह ताबीज़ टूटा भी नहीं। और फिर मैंने सोचा ये ताबीज़ रखूँगी कहाँ, कहीं मेरी ननद ये ना कहे अपने मेरे ताबीज़ की कदर नहीं की, मुझे वापस ला कर दे दो। मैंने उसे बड़े सावधानी से ननद की कलाई पर ही ताबीज़ बांध दिया। सुबह उठेगी तो अपना ताबीज़ खुद ले लेगी। उसने बड़े प्यार से मुझे दिया था, मैं उसकी बेकदरी नहीं करना चाहती थी। राहुल के आने में 5 मिनट रह गए थे। मैंने बाकी तैयारी पूरी की और नीचे इंक्वायरी करने चली गई। मेरी सास गहरी नींद में सो रही थी, जबकि मेरी ननद तो मेरे कमरे में ही थी। अजीब तो लगा था, लेकिन राहुल के आने की खुशी इस तरह थी, मैं सब कुछ भूल भाल गई थी। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला। राहुल चुपके से अंदर दाखिल हुए। मैं उन्हें इतने दिन बाद देख कर बावली सी हो गई थी। उन्हें ऊपर कमरे में लेकर आई। नीचे सीढ़ियों से अंधेरा था। मैं चाहती थी कि वो मेरी तैयारी देखें और मेरी तारीफ़ करें, और राहुल ने ऐसा ही किया। मुझ पर नज़रें पड़ते ही वह जैसे पलकें झपकाना ही भूल गए। उन्होंने जी भरकर मेरी तारीफ़ की। उनसे पहले वह कुछ कहते कि उनकी नज़र साइड पर सोती हुई मेरी ननद कुसुम पर पड़ी। एक संकोच उनके चेहरे पर फैल गई। मैं समझ रही थी अपनी बहन को देखकर खुश होंगे, लेकिन वे बहुत परेशान हो गए और फिर उसे गौर से देखने लगे। मैं भी हैरान सी उनका चेहरा तक रही थी, उनके निगाहों को पढ़ रही थी। देखा तो वह इस घोड़े वाले ताबीज़ को देख रहे थे जो मेरी ननद के कलाई पर बंधा हुआ था। फिर देखते ही देखते उनके चेहरे के असर बदलने लगे। उनका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा और सांस तेज होने लगी। मैं उनको देखकर घबरा गई थी और फिर एकदम चिल्ला उठे, उठो कुसुम, क्या तमाशा है। राहुल ने अपनी बहन को बाजू से पकड़कर एक झटके से उठाया। कुसुम नींद से हड़बड़ाकर उठी। अपने भाई को अपने सामने देखकर वह भी परेशान हो गई। क्या हुआ भाई, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैंने क्या किया? वह एकदम मासूम बनकर पूछने लगी। राहुल ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। उसे कलाई से पकड़कर घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे ले गए। मेरी सास नीचे ही सोया करती थी, जबकि बाकी लोग भी वहीं पर थे। रात के उस पहर में उम्मीद नहीं कर रही थी कि मेरे पति सबको बुलाकर इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन उनका चीखना चिल्लाना और ऊंची आवाज़ में कुसुम को डांटना सबको जगाने के लिए वैसे ही काफ़ी था। मेरी सास जल्दी से भागती हुई कमरे से बाहर आई, जबकि बाकी लोग भी बाहर आकर खड़े हो गए। सब लोग देख रहे थे आखिर हुआ क्या है। जबकि मेरे पति ने ननद की हथेली पकड़ते हुए सास के सामने लहराकर पूछा, ये क्या है माँ? मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या है? क्या अब इस घर में फिर से वही तमाशा होंगे जो आज से कई साल पहले दोहराए गए थे? अभी तक आप लोगों के अंदर आज़ादी से जीने की हिम्मत नहीं आई? क्या आप मेरे जाने के पीछे मेरी बहन की इज्जत तार तार कर दोगी? मेरा पति जज्बाती शब्दों में बोल रहा था, जबकि मेरी सास चुपचाप खड़ी थी। मेरी ननद तो जैसे सांप सूंघ गया था। इतने में मेरी ननद रोने लगी, भैया मुझे माफ़ कर दो, ये ताबीज़ तो भाभी ने मुझे बांधा है, ये मेरी कलाई पर नहीं था। आप उनसे पूछ लीजिए और घर में इन सब से पूछ लीजिए। कल नाश्ते के मेज़ पर सब ने भाभी के हाथ पर यह ताबीज़ देखा था। मेरी ननद रोते हुए राहुल को बताया था, लेकिन वे कुछ सुनने के मूड में ही नहीं थे। मैं अपनी पत्नी को अच्छी तरह से जानता हूँ, वह ऐसी नहीं है, मुझसे कोई बात नहीं छुपाती। तुम लोग उससे पहले भी कई झूठ बोल चुके हो, सो अब ज़्यादा चालाकी करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पति ने गुस्से से कहा और फिर मुझे ऊपर जाने का इशारा किया। मैं तो ऊपर आ गई, लेकिन पति की आवाज़ अभी तक आ रही थी। लगता था वह बहुत गुस्से में है। उस सारे हंगामे में मैं बहुत परेशान थी, मगर क्या कर सकती थी। चुप से सुनती रही, यहाँ तक कि मुझे नींद आ गई। मेरे पति ऊपर भी नहीं आए। सुबह उठी तो घर में सब चहल पहल थी। लगता था कोई बड़ी बात हुई है। मैंने राहुल से पूछा तो कहने लगे, हमारी छोटी बहन का रिश्ता हो गया है, उसकी विदाई थोड़े ही दिन में हो जाएगी। बस उसी सिलसिले में हम सब तैयारी कर रहे हैं। मैं अपने पति के मुंह से ये बात सुनकर हैरान हो गई, मगर बोली कुछ नहीं। छोटी सी उम्र में मेरी ननद को ब्याहा जा रहा था, जिसकी कोई वजह भी सामने नहीं दिखाई दे रही थी और कोई ढंग का रिश्ता भी नहीं मिला था। भगवान न जाने उसकी शादी किस आदमी से की जा रही थी। फिलहाल 2-3 दिन के तैयारियों के बाद घर में शादी का माहौल तैयार हो गया था। मैंने देखा मेरी ननद का दूल्हा एक पढ़ा लिखा और खूबसूरत लड़का था, जिसे शायद कोई पत्थर दिल ही चाहने से मना कर सकेगा। वह लड़का बहुत ही खूबसूरत और सुलझा हुआ था। मुझे दिखाई दिया, चलो खुशी तो है, मेरी ननद की शादी भले जल्दी ही सही
लेकिन एक पढ़े लिखे नौजवान से हो रही थी। कम से कम वह उसे खुश तो रखेगा, वरना हमारे गांव में लड़कियों की शादियां ज़्यादातर ज़बरदस्ती ही की जाती थी। फिर उनसे कोई राय भी नहीं पूछी जाती थी। लगता है मेरी ननद के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन ये लड़का बहुत खूबसूरत और पढ़ा लिखा था। चलो, मैं तसल्ली में थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी। भगवान के आशीर्वाद से विदा होकर जब ननद घर से चली जाएगी तो घर में अजीब सी वीरानी हो जाएगी। मेरी सास तो इस तरह परेशान थी, मैं बता नहीं सकती थी। उन्हें अपनी बेटी के साथ अभी 1 साल भी नहीं बिताया था कि भाई ने उसे ज़बरदस्ती विदा करके पराए घर का कर दिया। ननद को विदा हुए अभी थोड़े ही घंटे बीते थे कि घर के बाहर एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी। मेरा पति दरवाज़ा खोलकर बाहर गया तो ऊंची आवाज़ का आना बहुत तेज़ शुरू हो गया, जो हमारे कानों तक पहुंचा था तो डर के एक लहर मेरे पूरे बदन में दौड़ गई। बाहर लोगों के तेवर ठीक नहीं लग रहे थे। मैंने जल्दी से अपनी सास को बताया। वह पहले ही परेशान थी, उनके चेहरे का रंग जल्दी पीला पड़ गया था। कुछ देर के बाद बाहर हंगामा शुरू हो गया। गांव के बाकी लोग भी आ गए, जबकि राहुल को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा दिया गया। राहुल की परेशानी बहुत बढ़ गई थी। उनके जख्म देखकर मेरे दिल को तार तार कर दिया था। हम लोग रात के 3 बजे अस्पताल में मौजूद थे। शादी वाले घर में हंगामा किसी बहुत बड़े सदमे से कम नहीं था। पूरी रात मैं अपने पति के सिरहाने खड़ी उनकी सेहत की प्रार्थनाएं करती रही, यहाँ तक कि सुबह का सूरज भी उदय हो गया था। डॉक्टर ने हमें कह दिया कि मरीज की हालत अब खतरे से बाहर है, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। राहुल को घर ले जाने के लिए उनके बड़े भाई दूसरे शहर से आए थे। फिर एक मीटिंग हुई। न जाने क्या बात शुरू हो गई, जिसमें जिन लोगों ने मेरे पति को जख्मी किया था उन्हें सज़ा देने की बात की गई। लेकिन जबकि वे लोग हिम्मत और ताकत वाले थे, इसलिए हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। मगर ये लड़ाई थी क्या, मैं जानती भी नहीं थी, और उस ताबीज़ का क्या लेना देना था, ये भी मेरी समझ से बाहर था। मेरे पति के ठीक होने पर जब मैंने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने मुझे पूरी दास्तान सुना दी, जिसे थोड़े शब्दों में करके मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ। फिर फैसला आप ही कीजिएगा कि गलत कौन था। मेरी सास अभी तक मुझे और मेरे पति से नाराज़ थी, जबकि मैं समझती हूँ मेरे पति का फैसला सही था। असल बात तो कुछ यूँ, हमारे गांव में लड़कियों की शादियां ज़बरदस्ती की जाती थी। हमारे गांव में जो मुखिया रहा करता था, जिसका नाम रघुवीर था, रघुवीर का बेटा दीपक जवानी के जोर में जिस लड़की को देख लेता उसे अपना बनाने की बात करता। और उस दिन जब मेरी ननद हमारे यहाँ आई थी मौसी सास के साथ, उसने स्टेशन पर ही मेरी ननद को देख लिया था और उसको मालूम था ये किसकी बेटी है। और मेरी ननद थी भी इतनी बला की खूबसूरत, उसने वहीं पर खड़े खड़े फैसला कर लिया कि इस लड़की को मुझे अपना बनाना है। और मौसी सास भी उस लड़के के ख़ानदान को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए जब मौसी सास मेरे घर आई थी तो वह बहुत घबराई हुई लग रही थी। उन्हें महसूस हो गया था कि इस लड़के की नज़र मेरी बेटी पर पड़ गया है, अब न जाने क्या होगा। क्योंकि गांव में वह मुखिया जी का लड़का भी था और उसके हाथ में पावर भी थी। आखिरकार उस लड़के ने इन दोनों का पीछा किया और बीच रास्ते में रोककर मेरी मौसी सास को और मेरी ननद को धमकी दे डाली और ताबीज़ उसके हाथ में दे दिया और बोला, आज से ये लड़की मेरी और मुझे उससे प्यार हो गया है, और ये ताबीज़ उसके कलाई पर बांध दीजिए और उसका कहीं रिश्ता करने का सोचिएगा भी नहीं। और ये तो ये भी नहीं जानता था कि हिंदू धर्म में मर्दों को 1 से 2 शादियाँ करने की परमिशन नहीं है। लड़कियों को तंग करने और उनका हक जताने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। दीपक की आदत भी, वह जिस लड़की को देख लेता, अगर उसे पसंद आ जाती, उसकी कलाई पर ताबीज़ ज़बरदस्ती बांध देता। और वह देखते ही देखते सारे गांव को पता चल जाता कि ये लड़की दीपक की नज़रों में आ गई है। उसने मेरी ननद को भी जब देखा, ये ताबीज़ उसकी कलाई पर बांध दिया। कुसुम ने जब ये बात अपनी जन्म देने वाली माँ को बताई तो वह तीनों बहुत ज़्यादा डर गए। जल्दीबाजी में उन तीनों ने एक प्लान बनाया कि ये घोड़े की नाल वाली ताबीज़ अपने भाभी के हाथ में बांधे, ताकि उस लड़के का दिल भाभी की तरफ आ जाए और भाभी की बहन से वह लड़का शादी कर ले, फिर मेरी बेटी बच जाएगी। तभी तो उस रात उस ताबीज़ को मेरी कलाई पर मेरी ननद ने बांध दिया था, ताकि सारा इल्ज़ाम तुम्हारी भाभी पर आए और तुम उस हादसे से भी बच जाओ। तुम्हारे साथ होने वाला है। अच्छा है कि तुम्हारी भाभी के बहन का भी घर बस जाएगा और मैं तुम्हारी शादी कहीं और करवा दूंगी। मेरी सास ने ये सब सोचते हुए भी न देखा कि मैं उसके बेटे की पत्नी थी, और फिर ये ठाकुर का बेटा जिस लड़की को पसंद कर ले उसके बाद वह उसे जाने भी नहीं देता। मेरी सास ने ऐसी गंदी नीयत से काम लिया और अपनी बेटी की शादी करने के बजाय अपनी बहू का घर बर्बाद करने का सोचा, और साजिश करके वह ताबीज़ मेरी कलाई पर बांध दिया।
खुद मेरी सास भी दीपक को बुरा आदमी समझती थी। तभी जब मेरे पति को उस धागे का पता चला तो मेरी सास उन्हें भड़काने लगी कि अपनी साली की शादी तुम उस ठाकुर के बेटे से कर दो, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएगी। सास के आखिरकार सच्चाई का सामना तो कर ही लिया था, लेकिन वह अभी भी बहुत डरी हुई थी। उन्होंने अपनी बेटी का फैसला डर के मारे किया हुआ था, जिस पर हमसे कोई भी उनका साथ नहीं देना चाहता था। तब राहुल ने अपनी बहन के लिए हिम्मत से काम लिया और उसकी शादी एक अच्छे नौजवान से रातों रात करा दी। दीपक को जब इस बात का पता चला तो उसने बहुत गुस्सा किया, लेकिन वह क्या कर सकता था, क्योंकि अब गांव के लोग भी इतने अनपढ़ नहीं रहे थे जितना दीपक ने समझ लिया था। उनमें भी हिम्मत आ गई थी। वे राहुल को बचाने मौका पर आ गए थे। ठाकुर अब हाथ मलता रह गया था, जबकि मेरी ननद अपने घर विदा होकर चली गई। मैं अपने पति की हिम्मत को नमन करती हूँ और ऐसे इलाकों में रहने वाले सब लोगों से अपील करती हूँ कि अपनी हिम्मत और गैरत को न जाने दें। अपने लिए जीने का सामान खुद पैदा करें, क्योंकि अगर आप कमज़ोर पड़ गए तो आपको फिर कोई ताकत नहीं बचा सकती। इसलिए पहले अपने अंदर हिम्मत और ताकत को पैदा करो, वे जज्बा पैदा करो जिससे सही गलत का फैसला कर सको। मुझे तो मेरी सास बहुत गलत लगी थी। उन्होंने समस्या को हल करने का नहीं सोचा, बल्कि समस्या से भागने का सोचा। मैं नहीं तो कोई और सही। क्या मेरी बहन के साथ उसकी शादी हो जाती तो ठीक होता? नहीं, बुरा आदमी तो हमेशा बुरा ही होता है, चाहे वह मेरी बहन के लिए था या मेरी ननद के लिए। मेरे पति ने बहुत अच्छा फैसला किया और समय पर फैसला किया, लेकिन शादी तो मेरी ननद की भी जल्दी कर दी गई थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।